14 इसराइली फाइटर जेट्स, 1600 किलोमीटर की दूरी, 32 टन बारूद, 2 सालों की प्लानिंग और सिर्फ एक टारगेट। ये थी दुनिया की तारीख की वो खतरनाक तरीन सर्जिकल स्ट्राइक जिसने चंद ही पल में इराक की सालों की मेहनत मट्टी की धूल में उड़ा दी। जून 1981 में 14 इसराइली त्यारे हवा में बुलंद हुए और इनका रुख इराकी आसमानों की जानिब था। इराक में लोग मामूल के कामों में मसरूफ थे कि अचानक आसमान को चीरती हुई बिजली की तरह एक के बाद एक फाइटर जेट गुजरने लगे। इराक के अंदर अफरा तफरी फैल गई क्योंकि ये फाइटर जेट्स बहुत ही कम अल्टीट्यूड यानी जमीन के बहुत नजदीक उड़ रहे थे। दोस्तों 1974 में फ्रांस और इराक के दरमियान ओरिसिस क्लास के न्यूक्लियर रिएक्टर खरीदने के लिए $300 मिलियन की एक डील साइन हुई और जैसे ही इसकी खबर मीडिया में आई, इसराइल में खलबली मच गई क्योंकि कई बार अपने बयानों में इराक के सदर सद्दाम हुसैन बोल चुके थे कि इराक का न्यूक्लियर बम इराकी लोगों के लिए नहीं बल्कि यहूदियों के ऊपर इस्तेमाल होने के लिए बनेगा। इराक ने इस डील में फ्रांस से ओरिसिस क्लास रिएक्टर, एक स्मॉल साइज ISIS टाइप रिएक्टर, 72 किलोग्राम 93% यूरेनियम और ट्रेनिंग पर्सनल्स लेने थे। 1975 में इराक और फ्रांस के दरमियान न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ और 1976 में इस डील को मुकम्मल करते हुए इस रिएक्टर की सेल भी फाइनल हो चुकी थी। 1979 में इराक के शहर बगदाद के अंदर मौजूद न्यूक्लियर सेक्टर में 40 मेगावाट लाइट वाटर रिएक्टर की कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गई। इस रिएक्टर से मुतालिक सवालात पर इराक की तरफ से दुनिया को ये जवाब दिया जा रहा था कि इस रिएक्टर का मकसद इराक की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है। इराक दुनिया को बोल रहा था कि ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से पीसफुल प्रोजेक्ट है, लेकिन इसराइल को ये बात किसी सूरत हजम नहीं हो रही थी। इसराइल ने इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए अपनी डिप्लोमेटिक कोशिशें भी की, लेकिन उन दिनों वेस्ट और सद्दाम हुसैन एक दूसरे के काफी नजदीक थे और USSR के खिलाफ सद्दाम हुसैन ने अमेरिका और इंग्लैंड का भरपूर साथ दिया था और यही वजह थी कि अमेरिका और इंग्लैंड इराकी न्यूक्लियर रिएक्टर को नजरअंदाज कर रहे थे और इसराइल को पसे पुश्त करते हुए सद्दाम हुसैन का साथ दे रहे थे। जब इसराइल को अपना पूरा डिप्लोमेटिक जोर लगा देने के बाद कोई फायदा न हुआ तो उस वक्त के इसराइली प्राइम मिनिस्टर ने इसराइली रिएक्टर का मॉडल बनाकर अपने फाइटर जेट्स के साथ इस पर हमला करने की पूरी प्लानिंग की और एयरफोर्स को मिशन सौंप दिया गया। ये प्लान जितना बताने और सुनने में आसान था, हकीकत में उतना ही मुश्किल था। इसराइल के एयरबेस और इराकी रिएक्टर के दरमियान मौजूद फासला तकरीबन 1600 किलोमीटर था। इसराइल का अपने एयरबेस से निकलकर सऊदी अरब और जॉर्डन की एयर स्पेस को वायलेट करते हुए इराक के अंदर घुसकर बगदाद में मौजूद रिएक्टर के ऊपर बम्स गिराना था और फिर सही सलामत वापस अपने एयरबेस पर पहुंचना, और वो भी बिना रिफ्यूलिंग के एक नामुमकिन सी बात थी। इसराइल की तरफ से बनाए जाने वाले इस मिशन को पूरे 2 साल लगे। अब इसराइल हमला करने के लिए तैयार था, बस कमी थी तो इस रिएक्टर की लेआउट्स फोटोग्राफ्स की, ताकि एन उस जगह बम्स गिराए जाएं जहां रिएक्टर मौजूद है। और इस काम में इसराइल का साथ दिया ईरान ने। दरअसल ईरान भी यही चाहता था कि इराक ये रिएक्टर मुकम्मल ना कर पाए और इसको रोकने के लिए ईरान ने 30 नवंबर 1980 को इस रिएक्टर पर एयर स्ट्राइक भी की, जिसे नाकाम बना दिया गया। ये हमला नाकाम तो हो चुका था, लेकिन ईरान के F-4 फैंटम फाइटर जेट्स ने इराकी रिएक्टर की लेआउट फोटोग्राफ्स कैप्चर कर ली थी और इन्हीं फोटोग्राफ्स को ईरान ने इसराइल के हवाले कर दिया। रिएक्टर पर बम गिराने के लिए इसराइल को सऊदी अरब और जॉर्डन की हदूद क्रॉस करना थी और वो भी बिना रडार में आए हुए, और इसके लिए इसराइली पायलट्स को जमीन से 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ना था। लेकिन इसराइली पायलट्स इतने प्रोफेशनल नहीं थे कि इतनी कम ऊंचाई पर जहाज उड़ा सकें। इस मिशन के लिए 8 F-16 का स्क्वाड्रन तैयार किया गया और हर F-16 में 2 अनगाइडेड मार्क 84 एक्शन बम डिप्लॉय किए गए। दोस्तों इस एक बम का वजन तकरीबन 2000 किलोग्राम होता है। इन F-16 को प्रोटेक्ट करने के लिए 6 F-15 का एक दस्ता भी तैयार किया गया ताकि इराक तक पहुंचने में इन F-16 तैयारों को कोई नुकसान न पहुंचा सके। 7 जून 1981 को दिन के 3:55 पर इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन ओपरा रखा गया। इसराइल के एक्सियन एयर बेस से इन इसराइली तैयारों ने टेक ऑफ किया और सऊदी अरब और जॉर्डन की एयर स्पेस को बड़ी आसानी के साथ बिना रडार में डिटेक्ट हुए क्रॉस भी कर लिया। दोस्तों जब ये फाइटर जेट्स जॉर्डन की एयर स्पेस में थे तो एक दूसरे से सऊदी एक्सेंट में बात करते और जॉर्डन के एयर कंट्रोलर को बताया कि पेट्रोलिंग के दौरान रास्ता भटक कर जॉर्डन में घुस आए हैं।
और बिल्कुल इसी तरह सऊदी अरब की हदूद में ये जॉर्डन के पायलट्स की तरह बिहेव करते और जॉर्डेनियन सिग्नल्स और फॉर्मेशन का इस्तेमाल भी करते रहे। रात 6:35 पर इराकी रिएक्टर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर F-16 की इस स्क्वाड्रन ने एकदम से ऊपर की तरफ उड़ान भरना शुरू कर दी। तकरीबन 2200 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद 35 डिग्री के एंगल पर 1100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नीचे की तरफ डाइव लगाना शुरू कर दी और 1200 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद इन फाइटर जेट्स ने 5-5 सेकंड के वक्फे से 16 बम गिराए, जिनमें से 8 बम रिएक्टर के बिल्कुल ऊपर गिरे। ये अटैक तकरीबन 2 मिनट चला और रिएक्टर पूरी तरह से तबाह हो गया। इस रिएक्टर के पास मौजूद इराकी फौजियों ने एंटी एयरक्राफ्ट गन से फायरिंग भी की, लेकिन इस्राएली फाइटर जेट्स देखते ही देखते फिजा में गायब हो गए। इस हमले के बाद अमेरिका ने सबको दिखाने के लिए इसराइल को प्रेशराइज भी किया, लेकिन हकीकत में ये सब अंदर से खुश थे। इसराइल जानता था कि अगर सदाम हुसैन अपने मिशन में कामयाब हो गया तो यहूदियों को मौत के घाट उतार देगा। इसराइल की मिस्र के साथ वार भी हुई, जिसमें पाकिस्तान ने मिस्र की मदद भी की थी और कई इसराइली तैयारों को मार गिराया था, और इसराइल आज भी उन तैयारों का बदला लेने की कोशिश में है। लेकिन इसराइल जानता है कि ये इराक नहीं बल्कि पाकिस्तान है, यहाँ उसकी मौत यकीनी है। आइंदा आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तानी पायलट्स ने इसराइली तैयारों को किस तरह मार गिराया। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि रोजाना आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।